चच बिन सेलाज ने जब राजा मुर्त को शिकस्त दे दी और जीत हासिल कर ली, राजा मुर्त को कत्ल किया, तो उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहा था जो इक़्तिदार की दावा करता हो या चच बिन सेलाज की खिलाफत करता हो। उसके बाद चच बिन सेलाज ने रानी सुवन देवी से शादी कर ली, जिनसे चच बिन सेलाज को 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ सिंध पार्ट नंबर 5। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को ऑल करें ताकि हमेशा अपडेट आपके पास आती रहे। दोस्तों, चच बिन सेलाज ने जैसे रानी सुवन देवी से शादी की तो उसके बाद उसने किसी बंदे को अपने भाई चंदर के पास भेजा और कहा कि हमारे बड़े हमेशा राहिब थे और उनकी ज़िंदगी बुतों और मंदिरों में इबादत करते हुए गुजरी है, जबकि सेलाज के खुदा ने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत अता की है। सेलाज चच के बाप का नाम था। मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं अपनी सल्तनत सिंध में अपना नायब मुकर्रर करूँ और तख्त का हिस्सेदार बनाऊँ। इस बात पे चंदर थोड़ा सा कतराता रहा, लेकिन चच बिन सेलाज ने चंदर को लाकर और अपने तख्त का हिस्सेदार बनाया और नायब मुकर्रर कर लिया। सल्तनत सिंध की तमाम तिजारतें उनके हवाले कर दिए। उसके बाद चच बिन सेलाज ने ये फरमान जारी किया, जबकि सेलाज के खुदा ने हमें सल्तनत अता की है, जो राजा साहसी की अमानत है मेरे पास, उनकी हिफाजत करना मेरा पूरा हक बनता है ताकि अदल और इंसाफ हमेशा कायम हो सके और कोई जालिम किसी मजलूम के ऊपर जुल्म ना करे। इसलिए ये तमाम जिम्मेदारियां मैं अपने भाई चंदर के हवाले करता हूं ताकि मेरी गैर हाज़िरी में या मेरी मसरूफियात की वजह से ये तमाम काम सरअंजाम दे सके। इसलिए सब लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि उसके हुक्म को मेरा हुक्म समझें और कोई भी इसके फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। चच बिन सेलाज ने इस तरह अपने भाई चंदर को अपना नायब मुकर्रर कर लिया। उसके बाद चच ने वज़ीर बुद्धमन ताकी को बुलाया और कहा, क्या तुम्हें मालूम है सल्तनत सिंध की हदूद कहाँ तक हैं और उन 4 अकीलों के राया के नाम क्या हैं? ये आप मुझे सब तफसील से बताओ। किताब लिखते हैं कि वज़ीर बुद्धमन एक मरतबा ज़मीन पर सजदे में चला गया। उसके बाद चच बिन सेलाज को सारी बातें तफसील से बताईं, उसको हिम्मत दी, जिस पर चच बिन सेलाज बहुत खुश हुआ और वज़ीर बुद्धमन का उसने शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्तनत सिंध की सरहदें कहाँ तक फैली हुई थी और चच बिन सेलाज से पहले कौन कौन से राजाओं ने सल्तनत सिंध पर हुकूमत की, आप इस हिस्ट्री की पिछली वीडियो देखकर ये सब जान सकते हैं। वज़ीर बुद्धमन की बात सुनकर चच बिन सेलाज बहुत खुश हुआ। फिर 4 अकीलों के हुक्मरानों को उसने अपना फरमान जारी किया। उसके बाद चच बिन सेलाज अपना लश्कर तैयार करके और मशरक़ की तरफ रवाना हुआ ताकि वह सल्तनत सिंध की सरहदों की हिफाजत कर सके जो मशरक़ में कश्मीर तक फैली हुई थी। चच बिन सेलाज का लश्कर जब किला बाठिया के करीब पहुंचा, जो दरिया ब्यास के जुनूब साहिल में है, तो बाठिया का जो राजा चतर था वो अपना लश्कर लेकर चच बिन सेलाज से जंग करने के लिए तैयार खड़ा था। दरिया ब्यास के जुनूब साहिल में एक ज़ोरदार जंग हुई, इसमें दोनों लश्करों का बहुत नुकसान हुआ और काफ़ी तादाद में जंगजू मारे जा चुके थे। लेकिन चच बिन सेलाज का जो लश्कर था राजा चतर के लश्कर पर गालिब हो गया। राजा चतर अपनी शिकस्त देखकर किला बाठिया की तरफ भागा और ख़ुद को उधर बंद कर दिया। ये जंग काफ़ी मुद्दत तक चली, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों में किल्लत आने लगी और काफ़ी दीगर चीज़ें भी कम होने लगी। जब राजा चतर किला बाठिया में खुद को बंद करके भी चच बिन सेलाज का मुकाबला नहीं कर सका और उसको मजबूरन अपना किला छोड़ना पड़ा, तो एक रात अंधेरे में जब सब सोए हुए थे तो वो अपना किला छोड़कर किला इस्कंदा की तरफ रवाना हुआ। किला इस्कंदा भी राजा चतर के कब्ज़े में था, जबकि उधर पहुंचने के बाद राजा चतर ने किसी आदमी को किला बाठिया की तरफ रवाना किया, जिसने वापस आकर ये उसको बताया कि चच बिन सेलाज किला बाठिया पर कब्जा कर चुका है। और जैसे चच बिन सेलाज को इस बात का पता चला कि राजा चतर अपना किला छोड़कर इस्कंदा किले में भाग गया है और उधर उसने पनाह ले ली है, तो चच बिन सेलाज ने किले बाठिया पर किसी खास आदमी को मुकर्रर किया और अपना लश्कर लेके इस्कंदा किले की तरफ रवाना हुआ।
जबकि इस्कंदर किले में शुजा नामी एक शख्स रहता था जो चच बिन सलाज से पहले ही मिला हुआ था। इस शुजा नामी शख्स का हुक्म पूरे किले में चलता था और कोई भी शख्स इसके फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। चच बिन सलाज का लश्कर जैसे इस्कंदर किले के नज़दीक पहुंचा तो चच ने अपने कासिद को शुजा नामी शख्स के पास भेजा और कहा, जो मुझे ज़िंदा या मुर्दा राजा चतर मेरे हवाले करेगा, मैं उनको इसी शहर की और किला बाठिया की हुक्मरानी अता करूँगा और उसको मैं इधर का राजा बनाऊँगा। इस बात पे शुजा नामी शख्स राज़ी हो गया और ये पेशकश कबूल कर ली और शुजा नामी शख्स राजा चतर की खिदमत में पेश होता रहा। एक दिन उसको बस कत्ल करके उसका सर चच बिन सलाज के पास भेजा, जिस पे चच बिन सलाज बहुत खुश हुआ और इसको इनामात से नवाज कर इसको अपने वादे के मुताबिक उस शहर का राजा बना दिया। चच ने इस्कंदर किले को फतेह करने के बाद उन पर हुक्मरान मुकर्रर कर लिया। उसके बाद चच बिन सलाज ने किला सिक्का और किला मुल्तान की तरफ रुख किया। किला मुल्तान का जो राजा था उसका नाम बिजराई है। ये राजा साहसी का नज़दीक का रिश्तेदार था। जबकि इसने ये सुना कि चच बिन सलाज अपना लश्कर लेके मुल्तान की तरफ आ रहा है तो राजा बिजराई बहुत गुस्से में आ गया और चच बिन सलाज से ऐलान जंग कर दिया। उसके बाद राजा बिजराई अपना लश्कर लेकर दरिया रावी की तरफ रवाना हुआ और उसने अपने लश्कर को दरिया रावी के साहिल पर रोक दिया। उधर वाक़े मशरक़ में सेवल नाम का राजा किला सिक्का में हुकूमत करता था, जो राजा बिजराई का अपना भतीजा था। चच बिन सलाज ने दरिया ब्यास की घाट के करीब अपने लश्कर को 3 माह के लिए रोक दिया। उसके बाद उधर ही खेमाजन हो गया। जैसे दरिया ब्यास का पानी कम हुआ तो चच बिन सलाज ने उस घाट की जगह पर लड़ने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां उसकी कोई भी मज़ामत नहीं कर सकता था। और दरिया ब्यास का पानी कम होने के बाद राजा चच अपने लश्कर के साथ दरिया क्रॉस करके किला सिक्का की तरफ रवाना हुआ। जबकि किला सिक्का का जो राजा था सेवल नामी शख्स, वो पहले से ही राजा चच से जंग करने के लिए तैयार खड़ा था। राजा चच बिन सलाज का लश्कर जैसे किला सिक्का के करीब पहुंचा तो दोनों लश्करों की तरफ से बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई और दोनों तरफ से बहुत सारे जंगजू मारे गए, बहुत सा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये जंग बहुत काफ़ी मुद्दत तक चली, जिसमें खाने पीने की चीज़ों की बहुत किल्लत आ गई और किला सिक्का का जो राजा था उसने ज़ाहिरी तौर पर देखा कि मुझे शिकस्त हो रही है, तो वो अपना किला छोड़कर और मुल्तान की किले की तरफ रवाना हुआ। जब चच बिन सलाज ने किला सिक्का पर कब्ज़ा कर लिया तो किला सिक्का में 5000 जंगजू मौजूद थे, जिनको चच बिन सलाज ने मार दिया। किला सिक्का को फतेह करने के बाद चच बिन सलाज ने अमीर अल-दीन रिहान मदनी को उधर का हाकिम मुकर्रर कर लिया, जिसके बाद चच बिन सलाज ने किला मुल्तान का रुख किया, जहां किला सिक्का का भागा हुआ राजा सेवल नामी शख्स और मुल्तान का राजा बिजराई और बिजराई का चाचाजाद एहसन अपना लश्कर लेकर चच बिन सलाज से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। किताब लिखते हैं कि राजा बिजराई बहुत तादाद में हाथी, जंगजू, हथियार लेकर बाहर निकला था चच बिन सलाज का मुकाबला करने के लिए। जब चच बिन सलाज का लश्कर किला मुल्तान के करीब पहुंचा, जिस जगह पे बहुत बड़ी जंग हुई और दोनों लश्करों के बेशुमार तादाद में जंगजू मारे गए, लेकिन जीत चच बिन सलाज का मुकद्दर बन चुकी थी और मुल्तान के किले के राजा बिजराई ने जब ये देखा कि अब मुझे शिकस्त हो रही है और अपनी शिकस्त को महसूस किया तो वो किले की तरफ भागा और ख़ुद को किले में बंद कर दिया और अपने कासिद को कश्मीर की तरफ रवाना किया और कश्मीर के बादशाह को ख़त लिखा कि हमें आपके इमदाद की ज़रूरत है। चच बिन सलाज तख्तगाह अरूड़ से किला मुल्तान को फ़तेह करने आया है, हम कमज़ोर पड़ गए हैं। जबकि चच बिन सलाज पर किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की और मजबूत से मजबूत किला भी इसके सामने नहीं टिक सका। हमें आपकी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। लेकिन इस तरह कहें कि इस बादशाह की कोई बदकिस्मती थी या बस ये किला इनके हाथों से जाना था। जब कासिद कश्मीर पहुंचा तो कश्मीर का जो बादशाह था वो मर चुका था।
اور اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کا اقتدار سنبھالا تھا جس کی عمر 9 سال تھی۔ قاصد کے اس خط پر تمام مشیر اور سربراہوں نے مشورہ کیا اور جواب دیا، جبکہ بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت میں موجود تمام امیروں کے درمیان بغاوت ہو رہی ہے، ہمیں پہلے اپنی سلطنت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم آپ کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ قاصد کا کشمیر سے خالی ہاتھ آنے کے بعد راجہ بجرائی بہت پریشان ہو گیا اور اسے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ قلعہ ابھی مجھے چچ بن سیلاج کے حوالے کرنا ہوگا اور مجھے ان سے امن امان طلب کر کے تمام ساتھیوں کے ساتھ عزت سے ادھر سے نکلنا ہوگا۔ جب یہ درخواست چچ بن سیلاج کے پاس راجہ بجرائی نے پیغام کے ذریعے بھجوائی تو چچ بن سیلاج نے بھی یہ درخواست راجہ بجرائی کی قبول کر لی۔ اس کے بعد ملتان کا قلعہ راجہ بجرائی نے چچ بن سیلاج کے حوالے کیا اور عزت سے تمام ساتھیوں کے ساتھ کشمیر کی پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور یہ قلعہ چچ بن سیلاج کے قبضے میں آ گیا۔ ملتان کا قلعہ فتح کرنے کے بعد چچ بن سیلاج جیسے اندر داخل ہوا تو اس نے مندروں کی عبادت کی، ان کے سامنے سجدے کیے۔ اس کے بعد قلعہ ملتان میں اپنا نائب مقرر کر کے ایک ٹھاکر کو اور کشمیر کی سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دوران اس کو کوئی بھی ایسا حاکم نہیں ملا جو اس کے خلاف بغاوت کرتا ہو، جو بھی ملا اس نے اس کی اطاعت کی اور چچ بن سیلاج آسانی سے کشمیر کی سرحد تک جا کر پہنچا۔ اس کے بعد چچ بن سیلاج نے 2 پودے منگوائے اور دریائے پنج مایات کے کنارے پہ لگائے جہاں چشموں سے یہ دریا نکلتا تھا۔ تب تک چچ بن سیلاج ادھر رکا رہا جب تک یہ پودے بڑے ہو کر آپس میں مل گئے۔ اس کے بعد چچ بن سیلاج نے یہ کہا، یہ درخت ہمارے اور کشمیر کے درمیان سرحد کی نشانی ہے، ابھی اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد چچ بن سیلاج کشمیر سے اپنے تخت کا عروج واپس آ گیا، بہت کافی عرصے کے بعد۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی، اگر پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل لائک بٹن کو آل کریں تاکہ ہمیشہ ہسٹری ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔